बिहार में बदलाव, झारखंड में असर। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार की सियासत में जो बदलाव हुआ है उसका पूरे देश की सियासत पर असर पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को ठेंगा क्या दिखाया, दूसरी पार्टियों में भी जोश आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर पड़ोसी राज्य झारखंड में दिख सकता है, क्योंकि यहां बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। कैश कांड में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के फंसे होने के बाद यह आरोप और पुख्ता होने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। झारखंड कांग्रेस भले ही सरकार में है, लेकिन उनके सीएम हेमंत के खिलाफ असंतोष समय समय पर दिखता रहा है। ऐसे में बिहार में बीजेपी को जो झटका लगा है उसका असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट नरम पड़ने लगा है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन बिहार में सियासी उठापटक का असर अब झारखंड में भी होगा। क्या झारखंड में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? सवाल यह भी कि क्या झारखंड में बीजेपी अब नए सिरे से कोई नई रणनीति बनाएगी? कुछ प्रतिक्रियाएं सबसे पहले आपको इस पर सुनवा देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। योग से आज बिहार में नई सरकार का भी गठन हो रहा है। नई सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बदलाव बिहार से शुरू हुआ है, आपको अन्य राज्यों में भी बहुत जल्दी ये देखने मिलेगा। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता ने जिस प्रकार से इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी कर कर आज़ादी दिलाई और इस आज़ाद भारतवर्ष को जिस 75 साल की गौरव की गाथा हम लोग कह सकते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस आज़ादी के अवसर पर भी जो हम सोच रहे थे उसके विपरीत लोगों को सोचने का, समझने का, पहनने का, खाने का, हर चीज़ में जिस प्रकार से रोक लगाई जा रही है, इन सब चीज़ों से हम स्वतंत्र होंगे, आज़ाद होंगे। ये सिर्फ सरकार नहीं बनी है, सांप्रदायिक ताकतों की हार हुई है, षड्यंत्रकारियों की हार हुई है, जो देश को बांटना चाहता है उनकी हार हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। तो आज उस पर बात करेंगे कि आज भारत की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, उनकी जीत हुई है, उनके विश्वास की जीत हुई है। तो आज उसके लिए आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। आज वाकई खुशी की दिन है, क्योंकि लोग जिस तरह से पूरे भारत में षड्यंत्र करके सरकार पलटने का काम कर रहे थे, आप देख रहे थे कि जिस तरह से जनता के विश्वास के साथ खेला जा रहा था, खरीदा और बेचा जा रहा था, आज उनके मुंह पे ये तमाचा है। राजनीति हमेशा करवटें लेती रहती है। राजनीति में कुछ अस्थाई नहीं है। राजनीति में देखते होंगे कि एक दूसरे को गाली देने वाले एक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने वाले अलग हो जाते हैं। तो ये राजनीति का दुर्भाग्य कहिए या लोकतंत्र का खुशबू कहिए, दोनों ही आप जिस नज़रिए से देखना चाहेंगे वो नज़रिया से देख सकते हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी। सवाल यह कि बिहार का असर क्या झारखंड में भी होगा? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ईश्वर आनंद जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर जी आपका। सुशांतु मुखर्जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुशांतु जी आपका। सबसे पहला सवाल ईश्वर आनंद जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। ईश्वर जी, जिस तरह से बिहार में क्या कहा जाए, आपने तो बधाई दे दी, मुख्यमंत्री ने बधाई दे दी, और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में जैसा हुआ बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। झारखंड को लेकर आप लोग बार बार बीजेपी पर यह आरोप लगाते रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी कर रही है, सरकार गिराने की साजिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि इसका असर भी अब झारखंड पर पड़ेगा जो बिहार में हुआ है? जी मेरा देखिए, मैं 2-3 चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा कि कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, और झारखंड में भी कोशिश की गई। आप कोई छिपा हुआ नहीं है ये। और रह गई बात बिहार की, तो बिहार की जनता और बिहार के लोग और बिहार के जो पॉलिटिशियन हैं, बिहार के जो विधायक लोग हैं, उन्होंने वक्त से पहले चीजों को समझ लिया और भाप लिया, और बीजेपी की कुत्सित जो मंशा थी उसको छता बताते हुए उनके चंगुल से बाहर आ गए। और अब वहाँ लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। अगर जनता ने मुझे चुना है तो ये मुझे पूरी आजादी है कि मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ सरकार चलाऊं। तो जो कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा
जेडीयू को तोड़ने की, उसको नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है और बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। सुशांत मुखर्जी, क्या जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि राजेश ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के अहंकार को एक करारा तमाचा है जो बिहार में हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या इसका असर झारखंड पर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने सवाल पूछा, बार बार ये आरोप लगते रहे हैं, आपने भी कई बार ये आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश, अस्थिर करने की कोशिश, खरीद फरोख्त की कोशिश लगातार करती है। क्योंकि झारखंड में भी बहुत से ऐसे असंतुष्ट विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने देखा होगा, जो कि पिछले कुछ दिनों में उनकी किस तरह से प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी सामने आई, उसको लेकर फिर यह सवाल उठा कि भाई क्या झारखंड में भी कुछ इसी तरह का खेल बीजेपी खेलने वाली थी लेकिन सफल नहीं हो पाई। क्या आपको सुशांत मुखर्जी लगता है कि अब जो असंतुष्ट विधायक थे, जिनकी नाराजगी थी, मान लो अंदर खाने कुछ गेम चल रहा था, बिहार में जो हुआ उसके बाद झारखंड में भी इसका असर होगा? झारखंड में भी जो पूरा एक गुट था, मान लीजिए सरकार के खिलाफ एक तरह से जो आरोप लग रहे थे कि कुछ लोग हैं बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सबक है? नहीं, देखिए, पहली बार 8 साल में पहली बार ऐसा सरकार, मतलब जो भाजपा की सरकार चल रही थी उससे नीतीश कुमार पूरे गठबंधन के साथ आ गए। बिना ईडी, बिना सीबीआई के पहली सरकार देश में बनी, ऐसी एक राज्य की सरकार बनी जो बिना ईडी सीबीआई के डर से, कोई डर खौफ नहीं, अपने जो जनता की जो वोट आई है उस वोट को उन्होंने गलत तरीका से दिशाहीन करने की कोशिश जो भाजपा कर रहे थे उसे रोकने के लिए ये गठबंधन बना। और ये गठबंधन अब नहीं, अब ये गठबंधन, देखिए, अब जनता को एक चीज समझ में आ गई और पॉलिटिकल पार्टी को भी एक समझ में आ गई कि जिनकी जिनकी जीत हो रही है, जहां जहां से जीते हुए हैं, उनकी अब अपने से जनता कट रही है। तो अब उसे लग रहा है कि अब बहुत हुआ राम राज, राम के नाम पर वोट लेना, लेकिन बीच में सीता को ना लाना, सीता माता को नहीं लाना, ये सब चल रही थी, ये अब बंद हुआ। अब झारखंड का तो छोड़ दीजिए, अब दूसरे राज्य में जहां चुनाव हो रहे उसमें ये जो बदलाव हुआ, इसका खास असर दिखेगा। जो अभी सामने गुजरात है और भी जो स्टेट है, ये बनने की जा रही है। और नीतीश कुमार को अब इन लोग एक उड़ाने खोजेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। आज ने माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार की, उन्होंने बता दिया, नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि हमें प्रधानमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री तो जनता चुनेगी निश्चित तौर पर और तय करेगी गठबंधन की किसे बनना है। और इसको लेके बीजेपी ज्यादा परेशान है किस तरह से। अब बीजेपी है कि अपने को जो वहां बच गए हैं उन विधायकों को किस तरह से सेफ रखे। अब अमित शाह भी बिहार पहुंच चुके हैं, पता नहीं आज है कि नहीं, नए मीटिंग होंगे, पूरे देश में ये देखे जाएंगे, सिर्फ यहाँ नहीं, अभी बहुत जगह ये देखेंगे, अपने खुद टूटेंगे, ईडी सीबीआई के डर नहीं, खुद टूट के नहीं बनेगी और इसे अलग करेंगे। जी बिल्कुल। ईश्वर जी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी राहत की सांस ली, एक बड़ी संजीवनी हेमंत सोरेन के लिए, सरकार के लिए, जो बिहार में हुआ? क्योंकि जो असंतुष्ट थे कांग्रेस के कुछ विधायक, चले ईश्वर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद उनका कनेक्ट फोन अभी। ईश्वर जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपके पास सुशांतो जी आता हूं। ईश्वर जी का फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या जिस तरह से एक संजीवनी कहा जा सकता है सुशांतो मुखर्जी हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि बहुत डर था उनको, बीच में आपने देखा होगा किस तरह से कुछ तो विधायक कैश के साथ पकड़े गए, बहुत सारे आरोप लगे, हम लोगों ने इस पर कई बार चर्चा भी की, और एक तरह से जो बयान हमने देखे थे सरकार के और उनके प्रवक्ताओं के, एक डर तो था कहीं ना कहीं कि बीजेपी कभी भी कुछ ना कुछ खेल कर दे। लेकिन अब जो बिहार में हुआ उससे कुछ राहत मिली होगी सरकार को, मुख्यमंत्री ने ली होगी, क्योंकि कुछ जो विरोध में थे विधायक जो होंगे या उनकी कुछ रणनीति बन रही होगी अंदर खाने, वो भी अब पूरी तरह से समझ चुके हैं इस पूरे खेल को। फिर आपको दोहरा दें कि ये जो खेल चल रही थी, ये जो खेल चल रही थी, इस खेल पर बीजेपी दिख रही है निश्चित तौर पर। हम फिर कहेंगे कि हमारी सरकार चल रही है, लेकिन ऐसी नहीं बात है कि बीजेपी 3 विधायक से बीजेपी अपनी सरकार बना लेती, चाहे 11 विधायक से भी बीजेपी अपनी सरकार बना नहीं बनी। लेकिन इनकी नाराजगी थी, इस नाराजगी को किस तरह से जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। जो कांग्रेस के 3 विधायक भी आपको कलकत्ता में जिस तरह से 49 लाख लेने के आरोप पे वो गिरफ्तार हुए, उनकी जांच हो रही है।
अब जांची में भी छापे पड़ रहे, इरफान के यहाँ छापे पड़ रहे, ये निश्चित तौर पर है। लेकिन ये खौफ निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को नहीं थी, जो अभी बिहार सरकार में बीजेपी को 1.5 महीना आगे ये पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है। भले इसको अब भाजपा ने तरह तरह के मोड़ लगाएंगे, तरह तरह के बातें रखेंगे कि उसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की शौक थी, उसे नहीं दिया टिकट, तो इसके चलते इस तरह से किया, ऐसी बात नहीं है। जनता की नाराजगी है, उनकी विधायक की नाराजगी है। नाराजगी रहते हुए उन्होंने देखा कि कहां जाने से यह संतुलन रहेगा और 24 की चुनाव किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाए कि 24 में 14 में जो था, 14 में जैसा था उसको विपरीत करके 14 के बाद 24 में इसे हटाया जाए, हटा के फिर एक सरकार बने, देश में एक नई आजादी आए। देश की अब आजादी की लड़ाई हो गई है, देश में अब नई आजादी की लड़ाई जो हमसे छीनी गई थी, जो हमें बोलने के अधिकार छीने गए, जो संसद के अंदर भी जो बातें नहीं रखनी है, ये सब है। ये सब रोकने की जरूरत है। जो जनता रोक रही है, विधायक रोक रही है, सरकार रोक रही है, पूरे देश में अब रुकेंगे, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, चाहे भी नए चुनाव गुजरात में होने वाली है, उस पर भी आप नजर पड़ेंगे किस तरह से ये रोके जाएंगे। जी बिल्कुल ईश्वर जी, अब कहा जा सकता है कि राहत की सांस ली होगी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, आपके नेताओं ने, जो बिहार में हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक जो कि खुलकर बोलने से अब कतराने लगे हैं, उनको अब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी है। पहले आप लोग ये आरोप लगाते रहे थे कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है, उसमें कहा ही जा रहा था कि भाई कुछ असंतुष्ट विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, बाकी लोग वो कहीं ना कहीं मिलकर कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिश अभी भी कर रही है? ईश्वर जी। हाँ जी, बीजेपी तो लगातार कोशिश करती रहती है। आवाज इको हो रहा है, तो आवाज सुना रही गौरव जी। बीजेपी लगातार हर एक राज्य में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, झारखंड में भी कोशिश की। इस बार खेल थोड़ा सा उल्टा हो गया, दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि बिहार की जनता और बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने वक्त से पहले बीजेपी की मंशा को भांप दिया और चारों प्रदर्शित कर दिया। और ये खेल तो बीजेपी ने शुरू किया ना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आपने देखा, और झारखंड में चल रहा है, कितनी कोशिशें हो रही है, तो आप लोग देख रहे हैं, छिपा हुआ नहीं, आप लोग पत्रकार हैं। लेकिन लोग तो पूछेंगे ना ईश्वर जी, बिहार के लोग, जिस पार्टी को आप लोग कोसते थे कल तक, अब उसी के साथ आप लोग आ गए हैं। नहीं, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक संभावनाओं का नहीं तो सरकार बनने के बाद ये थ्योरी बदल क्यों जाती है सुशांतो जी? आप एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी, तो आप लोगों ने सवाल उठाए थे क्या? बिल्कुल उठाए थे, क्यों नहीं उठाए थे? हम तो अभी भी सवाल उठाते हैं। चलिए, आप सवाल उठाते तो बहुत साधुवाद, आभार आपके लिए। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा था, और लगभग जेडीयू का जो वैचारिक जेडीयू की का जो वैचारिक विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के काफी करीब है। वो भी सेक्युलरिज्म में भरोसा रखते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। प्रोफेसर मनोज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। जी धन्यवाद। बधाई सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो बधाई दे दी है, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा। थैंक यू। लेकिन सवाल ये है मनोज साहब कि अचानक से ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भैया कल तक आप लोग कोसते थे उनको और आज अचानक से आपने गले लगा लिया? ये जनता सवाल पूछ रही है मनोज जी। और फिर जनता ये पूछ रही कि भाई भरोसा कैसे कर ले हम अब? राजनीतिक परिस्थितियां बदलते रहती है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी भी कभी नीतीश जी को गाली दिया करती थी। आज जब नीतीश जी आरजेडी में आ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। तो मेरा कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्या की? भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया। आवाज ठीक विपरीत परिस्थिति में बिहार में जब नीतीश जी को लगा कि महाराष्ट्र की स्थिति हो जाएगी,
तो वापस आ गए। आरजेडी का पुराना हम लोग जनता दल से ही अलग हुआ था, आरजेडी का पार्ट है, उनके घर वापसी हुई है। इससे भारतीय जनता पार्टी को तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है। जो उनकी नीति, जो उसका चार, जो उनका चरित्र था, यहाँ तोड़ो वहां जोड़ो, मंसूबे पे पानी फिर गया। अच्छा सुशांतो मुखर्जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है? मैं भी चैनल में हूं। अच्छा ठीक है, मेरे साथ ठीक है। प्रतुल शाहदेव साहब भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपका फ्रेम देखा नहीं था, आप थोड़ा लेट जुड़े। काफी देर से जुड़ा हुआ हूं। ठीक, अभी आपका फ्रेम मिला प्रतुल जी। मैं प्रतुल जी को भी इस चर्चा में जोड़ लेता हूं। आपने सुन लिया होगा मनोज जी का जो आरोप था, और बहुत सारे आरोप जिसमें राजेश ठाकुर साहब ने भी इस बात को कहा कि बीजेपी के अहंकार को करारा तमाचा है ये बिहार में जो स्थिति पैदा हुई है। हम सवाल यही उठा रहे हैं कि भैया क्या झारखंड में भी इसका असर होगा क्या? ये सवाल है हमारा प्रतुल जी। देखिए, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं पहले। वो जानने की आवश्यकता है। ये बार बार कहते थे कि हम पिछले दरवाजे से सरकार नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने क्या किया? जिस पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े, ये उसके साथ इन्होंने सरकार बना ली। और ये जो बार बार महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं, तो महाराष्ट्र में इनको याद रखना चाहिए कि शिवसेना ने हमसे राजनीतिक गद्दारी की थी, और उस राजनीतिक गद्दारी का हर्ष 2 वर्षों के बाद उद्धव ठाकरे जी को उठाना पड़ा। बहरहाल पलटू चाचा ने बिहार में जो कुछ भी किया वो इतिहास में लिखा जाएगा। और अभी तक हरियाणा में गयाराम के कारण आयाराम गयाराम कहावत प्रचलित थी। अब तो नीतीश जी को लेकर आयो नीतीश गयो नीतीश आने वाले समय में ये प्रचलित होने जा रहा है। और आप देखेंगे ऑन अ लाइटर नोट, बहुत जगह यू टर्न होता है, तो अब यू टर्न के बोर्ड की जगह नीतीश कुमार का चेहरा ही काफी होगा। गाड़ी चलाने वाले लोग समझ जाएंगे कि आगे यू टर्न है। तो इन्होंने मैंडेट को हाईजैक कर लिया। और जो हमारे यहाँ सरकार बनाने की ये बात करते हैं, बार बार बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, कहीं की बात करते हैं, हमने कभी अपने किसी अलायंस पार्टनर को आज तक नहीं छोड़ा। शंकरपंत जी, मैं हर एक डिबेट में एक ही प्रश्न पूछता हूं कि ये एक उदाहरण बता दे कि हमने अपने किसी अलायंस पार्टनर के मुख्यमंत्री को 5 वर्षों का टर्म पूरा करने से पहले कभी हटाया। लेकिन कांग्रेस ने आजादी के बाद अपने किसी भी अलायंस पार्टनर के मुख्यमंत्री को 5 वर्षों का टर्म पूरा नहीं करने दिया। यही कांग्रेस की सच्चाई है। और राजद और कांग्रेस की जिसकी गोदी में जाकर आज नीतीश कुमार बैठे हैं, उन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा की थी। विधानसभा में उनका वायरल है काफी भाषण कि अब आप भूल जाइए, मैं सर कटा लूंगा, उस तरफ नहीं जाऊंगा। दरअसल नीतीश कुमार जी ने अपना बुढ़ापे को खराब कर लिया। अब तेजस्वी यादव और राजद का क्या संस्कार है, और जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो पार्टी छोड़कर गए थे, क्या वो सारे मुद्दे आज खत्म हो गए? जिस भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने राजद के मंत्रियों पर लगाया था, क्या वो सारा कुछ सब कुछ अब हमें कहा जाता था कि वॉशिंग मशीन साफ होकर निकलते हैं, तो क्या नीतीश कुमार ने अब वॉशिंग मशीन का सारा ठेका ले लिया है? और हमने कहा ना, वो बहुत प्रचलित एक गीत के 2 लाइन में सुनाता हूँ, आना जाना लगा रहता है, एक गया कल 2 आएगा। और झारखंड के सरकार का क्या कहना? झारखंड के सरकार के लिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से हमारे वकीलों ने दमदार तरीके से अपना तथ्य को पेश किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी जो वकीलों की टीम थी वो समय लेकर भागती रही लगातार, उससे स्पष्ट है कि क्या होने जा रहा है। देखिए, इंतजार कीजिएगा। मैं आज आपके चैनल में जो शंकरपंत जी कह रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिएगा, और फ्यूचर में मुझे कोट भी कर सकते हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का जजमेंट आएगा, और हमारा आकलन है, क्योंकि हम लोगों ने हम इसमें हम याचिका करता है, तो वही हम तो यही मानेंगे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आदेश आएगा, और जैसे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आदेश आएगा उनकी सदस्यता चली जाएगी, सरकार चली जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ताश के पत्तों पर बना उनका यह महल किस तरीके से ढह जाएगा। और ये मुझे आप फ्यूचर में भी कोट कर सकते हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी क्यों करेगी साहब? ये इतनी बदनाम सरकार है, मुख्यमंत्री जी को कुछ भी कहे, वो अपने ससुराल और अपने पिता के पक्ष में बहुत बैलेंस रखते हैं। साली को जमीन दिया तो भाई को भी खनन लीज दिया, खुद भी खनन लीज दे दिया, पत्नी को भी दे दिया। तो ये सारे कुकृत्य को झारखंड की जनता याद रखेगी। इलेक्शन कमीशन का जजमेंट आने दीजिए, इलेक्शन कमीशन के जजमेंट के बाद क्या होगा वो तो साफ पता चलेगा, और उसके बाद ये सरकार ताश के महल की तरह ढह जाएगी। ठीक है, ईश्वर जी 14 मिनट से तो आप बोल रहे हैं, 1-2 मिनट तो हमको भी बोलने दीजिए, तब से तो आप ही का सुन रहे थे। तो लबो लुआब यही बात का है कि जिस चीज के लिए आज तक हमें कोसते थे कि हमने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, जबकि हमारी कोई पिछले दरवाजे की सरकार नहीं थी।
अगर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के सबसे क्लोज थे, उनको ये अपने साथ नहीं रख पाए तो क्या हमारी गलती है? सचिन पायलट ने विद्रोह किया था तो वो भी राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के थे, तो क्या इसमें हमारी गलती है? जतिन प्रसाद जो राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के कौन सदस्य थे, यूपी में आज मंत्री हैं, अगर वो छोड़कर भाजपा में आ गए तो क्या इसमें हमारी गलती है? तो इनके तमाम नेता अगर छोड़कर आ जाते हैं तो क्या हमारा ये फर्ज है कि हम कहेंगे कि साहब आप मत आइए, हमने सरकार नहीं बनानी है? अगर इनके नेता स्वयं आ जाते हैं तो इन्हें खुद समझना चाहिए। ठीक है। झारखंड में याद रखिएगा, ये मॉनसून अगर इस सरकार ने पार कर लिया तो हमारे लिए भी आश्चर्य होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात ईश्वर आनंद जी, प्रतुल जी ने कह दी है, फिर इलेक्शन कमीशन का वो हवाला दे रहे हैं, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ये साजिश करी भाई सरकार गिराने की? ये तो समझने की बात है ना, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि भैया महाराष्ट्र में क्या हुआ आप बताइए? गोली लगाई गई 50-50 करोड़ रुपए एक विधायकों की। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा? केस हो जाएगा आपके ऊपर। 50 करोड़ का क्या बोली का ऑफर लेके आपके पास कोई आया था? ईश्वर जी प्रवक्ता इन ट्रेनिंग है, थोड़ा बोलने की कदर सीखिए, मर्यादा सीखिए। 50 करोड़ का ऑफर किसने दिया था? आपको याद है शंकर पंत जी, मैं आपको ले चलता हूँ, आडवाणी जी ने करोड़ों रुपए लाकर सदन में रख दिया था, उसके कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए करोड़ों रुपए। अच्छा ईश्वर जी, उन विधायकों के बारे में थोड़ा बोल दीजिए जिनके पास कैश पकड़ा गया। देखिए, मैं तो कभी कही नहीं कि भाजपा सरकार गिराएगी। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आने दीजिए, मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी जैसा ईडी में अपेक्षा कर रहे हैं, सीबीआई में ये सरकार स्वतः चली जाएगी और एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सोरेन दोबारा कर नहीं आएंगे। मैंने सुना, आपको इंतजार किया, ध्यानपूर्वक सुना नहीं, लेकिन आपने 50 करोड़ का जो आरोप लगाया, देखिए आप एक ईश्वर जी आप सभ्य आदमी हैं, तो इस तरह का जब भी आरोप लगाए, नहीं मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, आप सभ्य आदमी हैं, तो ये सभ्यता को यहाँ पे रहने दें। 50 करोड़ का अगर आप ऑफर दे रहे हैं तो उसका कुछ प्रूफ देंगे ना कि किसने कहा 50 करोड़ पे, किसको 50 करोड़ पे मिल गए, या नेशनल टीवी में कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, एक बार मनोज जी को भी जोड़ लेते हैं। मनोज जी, अगर ये आरोप ईश्वर जी लगा रहे हैं कि भाई खरीद फरोख्त करती है, 50-50 करोड़ रुपए देके खरीदा गया, ये तो शायद मुझे भी जानकारी नहीं है 50 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया उनके पास। जिस तरह से अभी लेकिन भाई जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था, हाँ, उन्होंने कहा कि मैंडेट बिहार में मिला था भाजपा और जेडीयू का, और मैंडेट का इन लोगों ने अपमान किया। मैं उनको स्मरण करवाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का भी मैंडेट मिला था जब बीच में 2 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाया, तो उसमें मैंडेट की बात क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ बाबूलाल मरांडी बोलते थे कुतुब मीनार से गिर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज भाजपा में है कि नहीं जाएंगे, है कि नहीं है? इसलिए नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती है, इस तरह की बातें नहीं करें। चारों तरफ चाहते हैं जहाँ गैर भाजपाई सरकार है कि किसी भी करण पैसा दे करके जैसे भी हो सरकार को अध्यस्त करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायम करना है, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी आंधे वाले बिहार में गिरी है, उनका सबके पास की घंटी बच चुकी है, अब उनका समापन श्योर है। सरकार बन रही है, सरकार में कोई विधायक है ना सांसद है ना वो समन्वय, ईडी सीबीआई, अब तो इलेक्शन कमीशन भी आप जाओगे। आपने कह दिया प्रतुल जी कि इसकी दबाव से मुख्यमंत्री का गिरेगा कुर्सी, मतलब आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? क्या बोलते हैं प्रतुल जी, खूब बोलिए, मना लीजिए, बोलते रहिए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आने दीजिए। आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मुख्यमंत्री गिर जाएंगे? उनको ऑफिस से पता चल गया, इसलिए है कि सब मिली भगत है, ईडी सीबीआई पहले से आवाज है, ये सूचना है कि क्या होने वाला है। चलिए चले, ठीक है, ठीक है। क्या असर होगा इसका झारखंड में? सवाल हमारा ये था, बिहार में जो हुआ उसका झारखंड पर असर होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर यही कांग्रेस लगा रही कि भी अभी भी खरीद फरोख्त
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन प्रतुल जी ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन का जो भी वाकया वो सामने आ जाए उसके बाद स्थिति को देखा जाएगा। बड़ी बात आपने कही, लेकिन इंतजार सबको होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी और ईश्वर जी, मनोज जी और सुशांतो जी। वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। बड़ी बहस में इतना ही। नमस्कार।